नमस्कार सभी साथियों को। जैसा आप जानते हैं कि हम जो आज का वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किसके लिए है, स्पेशली एस्टेट के लिए है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी का जो क्वेश्चन अगर वेटेज देखते हैं तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो हमारा मेनली फोकस रहेगा पीजीटी को लेकर है, पर जब पीजीटी को आप कवर कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ जो टीजीटी है, टीजीटी का पोर्शन क्या हो रहा कवर हो जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक में मेनली हमारी संभावना यही रहती है कि हमारा जो पेपर है वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे नोट्स से क्या हो कवर हो जाएं। तो इन्हीं आशाओं के साथ चले हम डिस्कस करते हैं कि इसको सेल बायोलॉजी को। सेल बायोलॉजी क्या है, यह सेल का है, यूनिट है, इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ बने रहिए। इसमें सभी जो टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन जो वैरायटी के क्वेश्चंस जो बनते हैं उन सभी संभावनाओं को हम क्या करेंगे, नोट्स के साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल क्या है? सेल स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट है, किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गेनिज्म कैसा भी है, स्मॉलर है, लार्जर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और मल्टी सेलुलर के अंदर जो सेल है वो क्या है, रिपीटेटिव यूनिट है। क्लियर? तो वही क्या है, फंडामेंटल है। अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ की रिगार्डिंग किसके है, ऑर्गेनिज्म को लेकर है। ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, वो सेल है। इस वजह से सेल को क्या कहा गया है, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को जहाँ स्टडी करते हैं, सेल के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। और क्या कहते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। तो इस टर्म से भी क्या है, क्वेश्चन बना हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि सेल बायोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी क्या है। तो इसमें क्या होगा, हम स्टडी करते हैं किसको, सेल को स्टडी करते हैं। स्टडी फंक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। फंक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या होगा, साइटोलॉजी। और क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी कहलाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। बेसिक यूनिट क्या है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो रिपीटेटिव यूनिट है वो कौन है, सेल है। इस वजह से सेल को क्या कहा गया है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। जो सेल है वो सेल या तो अकेला रहेगा या सेल का क्या होगा, प्रोडक्ट रहेगा। इस वजह से जो सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर क्या होंगे, बने रहेंगे। हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। या तो क्या रहेगा, सिंगल सेल रहेगा, या क्या रहेंगे, मल्टीपल सेल रहेंगे। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैपेबल है किसके लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या होगा, बिना किसी सहारे के ये अपना आइडेंटिटी बनाए रखता है, तो उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बोलते हैं। कौन, यूनिसेलुलर और एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। ये जो सभी एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं सभी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, रेस्पिरेशन का हो गया, फूड सिंथेसिस हो गया, एनीवे। तो जो सभी फंक्शन उन सभी फंक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, सिंगल सेल भी परफॉर्म कर रही है। इस वजह से उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इस वजह से जो सिंगल सेल है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन है, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हमने डिस्कस किया कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, ऑफ लाइफ की है। सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन सभी हम कहाँ डिस्कस करते हैं, सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। सेल का नंबर है उसके बेसिस पर हम जो ऑर्गेनिज्म उनको डिवाइड करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कौन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि किसी भी सेल की स्टडी को लेकर या अप्रोच को लेकर हम बात करते हैं तो जो फिजियोकेमिकल जो अप्रोच होती है, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाता है। ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, सेल है। तो सेल के ही हम क्या करते हैं, उसका फिजियोकेमिकल अप्रोच की स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं
ऑर्गेनिज्म का पैटर्न है, बिहेवियर है, लाइफ साइकिल में जितने भी स्टेजेस हैं या फंक्शंस हैं, उन सभी का जो हम स्टडी करते हैं अप्रोच को, मेटाबॉलिक जो पाथवे हैं उन सभी की जो अप्रोच होती है, उन सभी को जो भी जहाँ पर भी हम उसको डिस्कस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं। तो इस टर्म है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। इस इम्पोर्टेंट टर्म को आपको क्या करना है, याद रखना है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की फिजियोकेमिकल अप्रोच को स्टडी करना है और समझना है, उसी को क्या कहते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बोलते हैं। अब ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए पहले हमें सेल को समझना होगा, इस वजह से हम पहले क्या पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो देखिए कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है, और बेसिक यूनिट है तो ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, और सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन तो बेसिकली तो सेम ही रहेगा, बाकी अगर स्पेशल जो फंक्शन रहेंगे वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, और फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, शेप भी क्या होगी, बदल जाती है। और इन सभी को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर। हमारा हिस्ट्री से लेकर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो डिस्कवरी है या हिस्ट्री बोल दो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले सेल है, सेल को किसने देखा है, सेल के बारे में किसने बताया है, ठीक है, सेल टर्म कैसे आया, और इंडिविजुअली हम जो स्ट्रक्चर फंक्शन जो भी हम समझते हैं वो कैसे हैं, इन सब को लेकर जो भी कंट्रीब्यूशन रहे हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनसे क्या हुआ, क्वेश्चन बनता है। उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि हिस्ट्री के पार्ट से जितने भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे सभी सिंगल वर्ड से भी क्या है, क्वेश्चन बना हुआ है। यानी कि ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो हमारे लिए क्या है, डिस्कवरी से रिलेटेड जितने भी पोर्शन में वर्ड लिखे हुए हैं, हर वर्ड से क्या हुआ, क्वेश्चन फ्रेम होता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से आपको कॉन्शियस माइंड के ना होकर एक विशेष इसमें ध्यान रखते हुए आपको क्या वो चीज़ों को पढ़ना है। कि कई बार हमें ये लगता है कि हिस्ट्री का पार्ट तो है तो हम उसको ऐसे ही गो थ्रू रीडिंग लगा लेते हैं, और फिर जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तो हमें कुछ चीज़ें धुंधली रहती हैं, कुछ याद आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वन बाय वन कर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इन 1665 एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक है। इन्होंने पहले क्या किया है, सेल को डिस्कवर किया है। इसने किसके अंदर देखा, पीस ऑफ कॉर्क है। कॉर्क क्या है, प्लांट वुड का एक पार्ट होता है, तो कौन सा है, डेड पार्ट है, प्लांट सेल है। और जो प्लांट सेल है तब उन्होंने इसको क्या किया, स्टडी किया, तो इसको ऐसे हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इसको अपीयर हुई। तो हनी कॉम्ब जो लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको ऐसे दिखी, क्लियर। तो हनी कॉम्ब जो लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उन हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर हैं उनको इन्होंने क्या कहा, एक टर्म दिया, और टर्म कौन सा दिया है, सेलुला दिया। तो हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर जो अपीयर हो रही हैं जिसको सेलुला बोला गया है। सेलुला क्या है, लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है, लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट है ये सेलुला कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हनी कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर के छोटे छोटे कंपार्टमेंट है ये क्या है, सेलुला है। तो इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर जो सेल है उसके बारे में क्या किया कि वो सेल ना होकर क्या है, सेलुला है। बाद में हमने इसको क्या कहा कि ये क्या था, सेल है। इनका जो भी एक्सपेरिमेंटल जो वर्क है वो किस बुक में पब्लिश हुआ है, या हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक है, उसकी जो बुक जिसके अंदर उन्होंने सेल के बारे में लिखा है वो कौन सी बुक है, माइक्रोग्राफिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो रॉबर्ट हुक है, उस रॉबर्ट हुक की जो बुक है उसका नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है 1674 में, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने किसके ऊपर वर्क किया है, लिविंग सेल के ऊपर वर्क किया है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट डिस्कवर सेल तो किसको जाएगा, रॉबर्ट हुक को जाएगा, और फर्स्ट लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, तो ल्यूवेनहॉक जाएगा। इन्होंने जो पॉन्ड वाटर होता है उस पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने क्या किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखना शुरू किया। तो उनको कुछ स्मॉलर एनिमल्स हैं वो उनको नज़र आए, तो इन्होंने क्या किया, टर्म दिया कौन सा, एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल का मीनिंग क्या होता है, लिटिल एनिमल है। इन्होंने ये कहाँ पर देखा है, कहाँ पर फाउंड किया है, पॉन्ड वाटर के अंदर।
तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ छोटे छोटे एनिमल्स क्या होंगे वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनमें कौन था, एक तो बैक्टीरिया थे और कौन थे, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इन्होंने बेसिकली स्टडी किया है जो फ्री लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, तो उस सिंगल सेल को इन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है। तो यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या किया है, स्टडी किया है। तो इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल बाय रॉबर्ट हुक और फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एवेंटन ल्यूवेनहॉक। एक साइंटिस्ट आता है इन 1838 के अंदर, क्या नाम है, स्लाइडन है, जर्मन बॉटनिस्ट है। इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया है, डिफरेंट प्लांट सेल के ऊपर वर्क किया, या डिफरेंट प्लांट है उनके ऊपर वर्क किया, और उन्होंने ये पाया कि जो प्लांट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। तो इनिशियली इन्होंने क्या किया कि जो टिश्यू है उस टिश्यू को क्या किया, इनकी प्लांट जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू को क्या किया है, स्टडी किया है। किसने, स्लाइडन ने, जर्मन बॉटनिस्ट है, तो प्लांट के ऊपर क्या स्टडी किया। इसी के समकक्ष एक दूसरा साइंटिस्ट आता है और उसी दौर में क्या कर रहा है, वो भी वर्क कर रहा है, और उनका नाम क्या है, 1839। कौन है, सेवान है। सेवान क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट है, और इन्होंने किसके ऊपर स्टडी किया है, दोनों के ऊपर, प्लांट के ऊपर भी किया है और किसके ऊपर किया है, एनिमल के ऊपर भी किया है। तो जो सेवान है वो क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट है, और स्लाइडन है वो क्या है, बॉटनिस्ट है। इस वजह से उन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने ये बताया कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के जो आउटर जो बाउंड्री होती है, आउटर कवरिंग या जो बाउंड्री होती है वो कौन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। किस में, एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में जो आउटर बाउंड्री है वो कौन है, सेल वॉल है। तो इन्होंने किसके ऊपर, जर्मन जूलॉजिस्ट है सेवान है, सेवान ने किसके ऊपर स्टडी किया है, सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट सेल। तो उन्होंने पाया कि जो एनिमल सेल है उसकी आउटर कवरिंग कौन है, सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट की कौन आउटर कवरिंग है, वो सेल वॉल है। एक साइंटिस्ट आता है 1831 के, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने किसको डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस को, किस में, ऑर्किड रूट सेल्स होती है उसके अंदर किसको डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस को। यानी कि अभी तक हमने कितने साइंटिस्ट के नाम देखे हैं, रॉबर्ट हुक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक है, रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, उसके बाद सेवान है, स्लाइडन है। और जो सेवान है उन्होंने क्या किया कि सेल हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि जो प्लांट है और एनिमल बॉडी है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। यही सिमिलर सी बातें कौन बता रहा है, स्लाइडन बता रहा है। तो दोनों ने मिलकर क्या दिया है, सेल थ्योरी प्रपोज किया है। सेल थ्योरी प्रपोज बाय कौन होगा, स्लाइडन, और कौन होगा, सेवान होगा। इन्होंने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी में एक कमी थी कि ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नई सेल है वो कैसे फॉर्म होती है। यानी कि दोनों साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सेल के ऊपर वर्क किया है और सेल के बारे में बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और इसी को लेकर उन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया, प्रपोज किया। और सेल थ्योरी को प्रपोज किया पर ये नहीं बता पाए कि जो नई सेल है वो कैसे बनती है। तो अगला जो साइंटिस्ट आता है वो कौन सा आता है, 1855 के अंदर रोडोल्फ वर्च्यू। रोडोल्फ वर्च्यू बताता है कि जो नई सेल जो बनती है वो पुरानी सेल के टूटने की वजह से बनती है नई सेल। यानी कि जो उन्होंने प्रपोज किया, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब ये है कि जो सेल है वो नई सेल जो अराइज होती है वो प्रीवियस ईयर के डिवीजन की वजह से नई सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ। तो यानी कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में ये पॉइंट है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि नई सेल कैसे बनती है। तो साइंटिस्ट आता है रोडोल्फ वर्च्यू, वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि नई सेल है वो कैसे बनी है, और नई सेल है वो पुरानी सेल के टूटने से बनी हुई है। तो ये पॉइंट कहाँ पर ऐड होगा, सेल थ्योरी के अंदर ऐड होगा। इस वजह से जो रोडोल्फ वर्च्यू है उन्होंने जो सेल थ्योरी है उस सेल थ्योरी को ये पॉइंट ऐड ही नहीं किया, बल्कि सेल थ्योरी को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। तो इन्होंने ये बताया कि जो नई सेल है, जैसे पुरानी सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इसमें डिवीज़न हुआ, डिवीज़न होने की वजह से क्या हो गया, नया सेल बन गया। तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर है। इन्होंने ये पॉइंट किसके अंदर क्या किया, सेल थ्योरी के अंदर ऐड किया, और सेल थ्योरी को क्या दिया, फाइनल शेप दिया। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी की फाइनल शेप है वो किसने दिया, तो कौन है, रोडोल्फ वर्च्यू है। इन्होंने क्या बताया, ओमिनिस
सेलुला ई सेलुला। तो ये इन्होंने प्रपोज किया, जिससे ये पता है कि जो सेल है आई है कि इसके पुरानी सेल के टूटने की वजह से आई है। अब हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी को। आज जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न सेल थ्योरी है। मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या होगा कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। क्लियर है, यानी कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सभी किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हैं। और जो सभी सेल हैं, जो ऑल सेल्स, वो अराइज होती हैं पुरानी सेल के टूटने की वजह से। इनकी प्री एग्जिस्ट सेल में क्या होगा, डिवीज़न होगा, डिवीज़न होने की वजह से क्या होगी, नई सेल बनती है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी के हमारे पास बेसिकली क्या है, 2 पॉइंट है। किसने प्रपोज किया है, स्लाइडन और सेवान ने किया। फाइनल मॉडिफिकेशन किसने किया, रोडोल्फ वर्च्यू ने किया है। और सेल थ्योरी के जो एक्सेप्शन है वो कौन है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे वायरस है, वायरोड है, प्रियन है, ये एक्सेप्शन है। तो ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक्सेप्शन किसका, सेल थ्योरी का, कौन है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस हो गया, वायरोइड होगा, और कौन होगा, प्रियन हो गया। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड राइजोबियम होगा, पैरामेशियम होगा, वॉल्सेरिया हो गया। ठीक है, तो ये सभी कौन से होंगे, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन वाले हैं या ए सेलुलर कंडीशन वाले हैं, वो भी क्या है, एक्सेप्शन है किसका, सेल थ्योरी का। चलिए ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं, यानी कि सेल में आखिरकार क्या होता है, क्या नहीं होता। तो टिपिकल जो प्लांट सेल्स होती है वो कौन होगी, ऑनियन सेल है, मोस्ट कॉमन टाइप में हम इसको एज ए मॉडल सेल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और टिपिकल जो एनिमल सेल है वो कौन होगा, ह्यूमन चिक सेल होगा। तो ओवरव्यू में सबसे बाहर क्या होगा, एक आउटर बाउंड्री है। इस आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ऐसे ही आउटर बाउंड्री है, सबसे बाहर कौन है, सेल मेम्ब्रेन है, किसके अंदर है, एनिमल सेल के अंदर। दोनों के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है, प्लांट सेल के अंदर भी है और एनिमल सेल के अंदर भी है। और इन दोनों में क्या है, मेम्ब्रेन है। तो यानी कि आउटर मोस्ट कौन सी, सेल वॉल, फिर कौन सा होगा, सेल मेम्ब्रेन, फिर क्या होगा, न्यूक्लियस। इधर बात करते हैं तो सेल वॉल क्या होगी, प्लांट सेल के बजाय। अगर एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में प्लांट सेल, या हम नॉर्मली सेल वॉल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में क्या होगी, एब्सेंट होगी, प्लांट में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो लगभग क्या है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। देखिए कि प्लांट जो है, एनिमल है, उसमें जो आउटर बाउंड्री होगी वो कौन होगा, प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल में कौन सा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। फिर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि क्या होगा, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। अगर न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है। मेम्ब्रेन लेस है तो सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक का मतलब होगा, ट्रूकैरियोटिक का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। और बाकी जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं और न्यूक्लियस से पहले क्या प्रिमिटिव टाइप का कंडीशन प्रेजेंट होगा या मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो किसको कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। तो यानी कि एक हमारे पास जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें लेस डेवलप न्यूक्लियस है वो कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर है। तो पहला आउटर बाउंड्री है, सेल के अंदर कौन है, न्यूक्लियस है, और दोनों के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है, उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गई, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है वो कौन है, साइटोप्लाज्म। यानी कि जो साइटोप्लाज्म जो होगा वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, अर्थरल्स जो है जो स्टेट प्रेजेंट होती है एक्वस टाइप की। और मेन एरिया क्या है, डिफरेंट टाइप की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पर परफॉर्म होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, या तो कुछ बन रहा है या क्या है, कुछ टूट रहा है। तो बनते हैं उसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिक, यानी कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या है, एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एनाबॉलिक रिएक्शन से बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, तो क्या है, कैटाबॉलिक है। दोनों को कैनाबॉलिक कैटाबॉलिक टाइप की जो भी रिएक्शन से होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। यानी कि हम बात करते हैं तो सबसे बाहर कौन है, ये आउटर बाउंड्री है, यानी कि ये कौन होगा, आउटर बाउंड्री है। अंदर कौन होगा, न्यूक्लियस हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक कौन है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो मेरा निर्णय है कि इसके लिए
फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिज्म के लिए हर तरीके से जो फंक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म के बिना नहीं होंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, इस वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी वो कहाँ होंगी, साइटोप्लाज्म में होती हैं। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। सेल है, सेल के अंदर कौन होंगे, ऑर्गेनल्स रहेंगे। किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। और मेम्ब्रेन लेस कहाँ पर होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो मेम्ब्रेन लेस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो मेम्ब्रेन लेस या विदाउट जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो कौन सा होगा, राइबोसोम होकर क्या होगा, सेंट्रोल होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइबोसोम आपसे पूछा जाएगा कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल या मेम्ब्रेन लेस सेल स्ट्रक्चर, तो किसके बारे में वो पूछ रहा है, वो राइबोसोम के बारे में पूछ रहा है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेम्ब्रेन लेस जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है राइबोसोम, वो दोनों में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, राइबोसोम 80S होता है, ये पर क्या होगा 70S रहेगा। और एक क्या होगा जो सेंट्रोल है, जो किस में यूजफुल है, एनिमल सेल में सेल डिवीजन के लिए यूजफुल है। तो उसमें सेंट्रोल भी क्या है, मेम्ब्रेन लेस है, राइबोसोम भी क्या है, मेम्ब्रेन लेस है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसकी बात करते हैं तो कौन सा होगा, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और कौन सी है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में कौन आएगा, ER आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्जी बॉडी आएगा, लाइसोसोम आएगा, वैक्यूल आएगा, पेरोक्सिसोम आएगा। पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में और एनिमल में। एक कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है। तो मेनली किसके अंदर है या ओनली किसके अंदर है, प्लांट के अंदर है। ये दोनों ही जो सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। यानी कि कुछ जीन जो है वो अपने पास होती, कुछ जीन के लिए क्या पर निर्भर रहता है, या न्यूक्लियर जीन के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। हम राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का है। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, सेलुलर ऑर्गेनल में प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में कौन सा है, 80S है। प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में कौन सा है, 70S है। और ये साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल होंगे उनके अंदर कैसा होता है, 70S पाया जाएगा। किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यानी कि जो सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है, उस सेल ऑर्गेनल के अंदर भी क्या होगा, 70S क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यानी कि हमने सेल है, सेल का डिस्कवरी से रिलेटेड पार्ट डिस्कस किया है। और उसके बाद जो सेल है, सेल का हमने और भी देखा है कि सेल में क्या क्या कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं प्रेजेंट होते हैं, कौन सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन डबल मेम्ब्रेन है, कौन मेम्ब्रेन लेस है। तो आपसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन है वो डबल मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन है वो मेम्ब्रेन लेस है, तो राइबोसोम और सेंट्रोल क्या है, मेम्ब्रेन लेस है, बाकी सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। अब हम सेल है, जो सेल के शेप और साइज़ की बात करते हैं। जो शेप है वो वेरी करता है, जैसा फंक्शन होगा, जैसा फंक्शन परफॉर्म होगा, सेल का शेप भी क्या होगा, वैसा ही होगा। जैसे RBC है, RBC क्या होगा, राउंड और बाइकॉनकेव है। WBC कैसा है, अमोबॉइड शेप है। एपिथेलियल सेल जो होते हैं, कोलुमनर एपिथेलियल लॉन्ग वॉल क्या है, नैरो है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होगा, बेस के अंदर प्रेजेंट होता है। नर्व जो सेल्स होती है, नर्व सेल्स क्या होंगे, हाईली ब्रांच है और कौन सी है, लॉन्ग है। ट्रैकिड है वो कैसा, इलोंगेटेड है। और मेजोफिल सेल्स होती है वो राउंड कैसी होंगी, ओवल शेप की होगी। इसका मतलब है कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जो सेल है, सेल का शेप और स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल के साइज़ की बात कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट जो सेल है वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा का है, PPLO है। सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है वो कौन सी है, ऑस्ट्रिक्स एग है। और लॉन्गेस्ट है वो कौन सी है, नर्व सेल है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का जो शेप साइज़ जो होगा वो कितना होगा, 3 to 5 होता है।
या अगर जनरल टिपिकल फॉर्म की बात करते हैं तो वो कितना होगा 1 to 2 माइक्रोन का होगा। और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो क्या होगी 10 to 20 माइक्रोमीटर की क्या होती है साइज़ होता है। और यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में अगर बात करें तो 1/10 टाइम्स क्या होगा साइज़ छोटा होता है किसका प्रोकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ है वो कितना है 1 to 2 माइक्रोमीटर है, और जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स है वो कितना है 10 to 20 माइक्रोन है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि सेल है, सेल का ओवरव्यू वगैरह हमने साइज शेप पर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद बेसिकली हमें कितना पढ़ना है 2 सेल पढ़ना है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दूसरा कौन सा यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का है, विदाउट मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो सेल ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है वो भी क्या होंगे एब्सेंट होंगे। और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा होगा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इस वजह से वहाँ पर सेल ऑर्गेनल भी क्या होंगे प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव सेल्स है, न्यूक्लियस है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो अदर जो सेल ऑर्गेनल है वो भी क्या होते हैं एब्सेंट होंगे। वाइड वैरायटी क्या होगी इसमें प्रेजेंट होती है, कौन कौन से बैक्टीरिया है, ब्ल्यूग्रीन है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएल और अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी इसमें क्या होंगे प्रेजेंट होंगे, जैसे आर्किबैक्टीरिया है। और इसका जो साइज़ है वो क्या है यूकैरियोटिक सेल से क्या है स्मॉलर है, इस वजह से क्या होगा बाइनरी फिशन होता है तो तेज़ी से क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन है। तो यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में साइज़ भी क्या है स्मॉलर है और मल्टीप्लिकेशन क्या है फास्ट है किसका प्रोकैरियोटिक सेल का, क्योंकि सेल कैसा स्मॉलर स्ट्रक्चर है, सिंपल है, प्रिमिटिव टाइप का है। इस वजह से जो स्मॉलेस्ट है तो इसका साइज़ कितना है 1/10 ऑफ द क्या है यूकैरियोटिक सेल है। इस वजह से हम क्या कहते हैं जो बैक्टीरिया का साइज नॉर्मली हम बात करते हैं तो क्या 3 to 5 है। और अगर हम डायग्राम के बेसिस पर बात करते हैं सेल के अंदर तो क्या होगा कि यूकैरियोटिक सेल से 1/10 टाइम का है, इसका मतलब 1 to 2 माइक्रोन है। हम प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल का एनवेलप की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप क्या होगा ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ होगा, सेल वॉल होगी और सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस सेल की जो आउटर बाउंड्री है वो कितने लेयर में मिलकर बनी हुई होती है 3 से, और तीनों मिलकर क्या काम करता है सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है। तो सेल एनवेलप में कौन है ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है और कौन है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है तो इसमें क्या होंगे तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। सेल एनवेलप के बेसिस के ऊपर हम बैक्टीरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो कौन सा है ग्राम पॉजिटिव है, दूसरा कौन सा है ग्राम नेगेटिव है। क्लियर है। यानी कि हम स्टेन करते हैं तो एनवेलप क्या है जो स्टेन रख लेता है वो कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, जो स्टेन नहीं रख पाता है वो कौन सा है ग्राम नेगेटिव है। यानी कि टोटल जो बैक्टीरिया है वो कितने हैं 2 टाइप के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है। हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं तो किससे मिला है पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है लूज स्ट्रक्चर में है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, अगर टफ है तो उसको क्या बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों की फॉर्म में पूछा जाता है कि लूज होगा तो हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, टफ होगा तो हम क्या कहते हैं उसको कैप्सूल बोलते हैं। और ये क्या है फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है कैप्सूल टफ होगा मतलब ग्रोथ बंद हो चुकी है और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो उससे बचने के लिए तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपने बाहर एक हार्ड कवरिंग लेयर बना लेते हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स की होती है, और वो उसी को हम क्या कहते हैं कैप्सूल बोलते हैं। और ये ग्लाइकोकैलिक्स है किसके पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसका बना हुआ होता है पॉलीसैकेराइड का आउटर मोस्ट कौन सी होती है ग्लाइकोकैलिक्स से, लूज होगा तो क्या कहेंगे स्लाइम लेयर कहेंगे, टफ होगा तो क्या होगा कैप्सूल होगा। तो ये क्वेश्चन क्या होंगे फ्रेम होते हैं। हमने पढ़ा है कि जो सेल एनवेलप है तो सबसे भारी लेयर है वो कौन सी है ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके बाद कौन सा होगा सेल वॉल होगा। सेल वॉल किसका म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, इसी को म्यूरिन बोलते हैं, इसी को पेप्टाइड और ग्लाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल वॉल है वो कौन सा म्यूकोपॉलीसैकेराइड पेप्टाइड और ग्लाइकेन है किसके अंदर है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, यहाँ हम कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल वो क्या होगी इसकी बनी होगी। तो सेल वॉल का बेसिक फंक्शन क्या होता है शेप देने का होगा और प्रोटेक्ट करता है किससे कोलैप्स होने से और फटने से यानी कि ब्रस्ट होने से बचाने का काम किसका होता है सेल वॉल का रहेगा।
और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, माइकोप्लाज्मा को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। इस सेल वॉल है वो अब्सेंट होती है, किसके अंदर है, माइकोप्लाज्मा। तो एक जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो सेल वॉल को लेकर है, दूसरा कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट सेल है, और थर्ड क्या हो गया, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो विदाउट ऑक्सीजन क्या हो सकता है, ये सर्वाइव कर सकता है। इस वजह से माइकोप्लाज्मा को लेकर बेसिक 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला सेल वॉल अब्सेंट है, दूसरा स्मॉलेस्ट सेल है, थर्ड कौन सा होगा, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है। क्लियर है। तो हम देखते हैं कि जो सेल वॉल है इसके बाहर कौन है, ग्लाइकोकैलिक्स है, और फिर कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ एंजाइम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और वो एंजाइम किसकी तरह बिहेव करेंगे, लाइसोसोम। जो यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है उसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वही एंजाइम क्या होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो वो उसके क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर को क्या बोलते हैं, एनालोगस। एनालोगस टू लाइसोसोम, या लाइसोसोम का जैसा जो है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस है, देखिए ये आउटर कौन है, ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर कौन है, सेल वॉल है, फिर कौन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये जो एरिया है किसका, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सेल एनवेलप, जो क्या है, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है, क्योंकि यूनिट तो क्या है, एक ही है। सेल मेम्ब्रेन सिमिलर टू क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल रहेगा। हाइयर मेटाबॉलिकली क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन एक्टिव होगी, क्योंकि सेलुलर, या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो सारा जो फंक्शन जो करना पड़ता है प्रिमिटिव सेल को, वो सभी सेल ऑर्गेनल का फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन ही करती है। इस वजह से मेटाबॉलिकली क्या होगी, हाई रहती है, एक्टिव रहती है। किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। सेल मेम्ब्रेन है किसकी, प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसकी सेल जो मेम्ब्रेन है उसकी क्या हो गई, इनफोल्डिंग हो गई। तो देखो क्या होगा कि हमारे पास कौन है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल हो गया, ठीक है। इसके अंदर कौन है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है। तो ये जो बना है ये, इसमें पिगमेंट हो भी सकते हैं, पिगमेंट नहीं भी हो सकते। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफोल्डिंग बोलते हैं। यानी कि सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म की तरफ क्या हो जाती है, इनफोल्डिंग हो जाती है। उस इनफोल्डिंग में अगर पिगमेंट आ गए तो क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। पिगमेंट नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, मेजोसोम बोलते हैं। पिगमेंट आ गए तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो सिमिलर टू क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो एनालोगस जो स्ट्रक्चर है क्रोमेटोफोर किसका है, क्लोरोप्लास्ट का। वहीं पर मीजोसोम्स है, मीजोसोम सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और मैक्सिमम इसमें क्या होंगे, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो किसकी तरह काम करता है, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। तो मीजोसोम है वो क्या है, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, सीक्रेशन में करता है, डिवीजन में हेल्प करता है। तो मोस्ट ऑफ जो फंक्शन करवाने का काम हो किसका है, मीजोसोम का। तो मीजोसोम से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सबसे ज़्यादा किसके अंदर मिलता है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर मिलेगा। सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, रेस्पिरेशन में है। तो रेस्पिरेशन किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो इस वजह से एनालोगस टू क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जैसे बिहेव कौन करता है, मीजोसोम। क्लोरोप्लास्ट के जैसे कौन बिहेव करता है, क्रोमेटोफोर, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंट है और ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो बैक्टीरियल जो सेल है उस सेल में 3 पार्ट है। सबसे बाहर कौन है, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कौन है, सेल वॉल, फिर कौन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ क्या होगा, इन्वेजिनेशन हो गया, तो क्या बन गया, मीजोसोम। और इस मीजोसोम के ऊपर क्या आ गया, पिगमेंट आ गए, तो क्या बन जाता है, क्रोमेटोफोर बन जाता है। तो मीजोसोम है, उसके फंक्शंस है सेल वॉल फॉर्मेशन, एटीपी सिंथेसिस हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन और सीक्रेशन का सभी फंक्शन किसके हैं, मीजोसोम का। डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में होगा। एनालॉगस टू लाइसोसोम हो गया, और ये एनालॉगस टू क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, लाइट है, तो एब्जॉर्ब होगी, तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो फूड का फॉर्मेशन होगा।
क्लियर है। इस वजह से हम कितने सेल, हायर जो सेल है या यूकैरियोटिक जो सेल है, यूकैरियोटिक सेल के किस सेल ऑर्गेनल के कंपैरिजन करें तो क्रोमेटोफोर किसका एनालोगस है, क्लोरोप्लास्ट का है। मीजोसोम किसका एनालोगस है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। और एक जो बच गया जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस वो किसका है, लाइसोसोम का है। और जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है वो किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। क्लियर है। अब जो सेल एनवलप है उसमें कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, प्रेजेंट होती हैं। उन सरफेस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कौन से होंगे, या तो मोटाइल स्ट्रक्चर्स होंगे या कौन सी होंगी, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होंगी। मोटाइल स्ट्रक्चर में कौन आएगा, फ्लैजिला आता है। नंबर में क्या होगा, कम होगा। फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। तो फ्लैजिला का काम क्या है, लोकोमोशन। मेनली फंक्शन किसका है, लोकोमोशन का। इस वजह से जो फ्लैजिला वो कौन सा है, मोटाइल स्ट्रक्चर किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल के ऊपर। हम जब इसकी बात करते हैं तो एक तो बेसल बॉडी है जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, एक हुक पार्ट होता है और एक क्या होगा, फिलामेंट पार्ट होगा। यानी जो फिलामेंट है उस फिलामेंट के कितने पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं। जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है उसके बाहर कनेक्टिविटी वाला पार्ट है, और लॉन्ग फिलामेंट ये क्या करता है, रोटेटरी है या किसी भी डायरेक्शन मूव करता है जिसकी वजह से सेल मूवमेंट करती है। क्लियर। तो वो कौन सा मोटाइल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किसका है, फ्लैजिला का है। एक क्या होंगे, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। नॉन मोटाइल जो स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर में कौन होगा, एक तो पिलाई होगा और कौन सा होगा, फिम्ब्रिया। पिलाई कैसा है, ट्यूबुलर है, लॉन्ग है और नंबर में क्या होता है, कम होता है। और वही फिम्ब्रिया होगा तो वो रोड शेप होते हैं, डिस्टल शेप होंगे, शॉर्ट है, मोर है नंबर में, तो ये 3 to 7 पर सेल है। और ये कौन होंगे, थाउजेंड्स पर सेल होंगे। तो फिम्ब्रिया जो करता है वो अटैचमेंट का काम करता है सॉलिड सरफेस के ऊपर। और जो पिलाई है ये क्या करेंगी, जो सेक्स पिलाई के तौर पे काम करेंगी, कॉन्जुगेशन का काम करती है। तो ये क्या करेंगे, 2 बैक्टीरियल सेल है, एक सेल मान लो ये है, दूसरा सेल क्या है, ये है। इन दोनों को जोड़ने का काम किसका करता है, पिलाई करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का फंक्शन किसके अंदर है, पिलाई के अंदर है। फिम्ब्रिया क्या है, सॉलिड सरफेस पे अटैचमेंट का काम करता है। सेल में 3 से मिलकर सेल एनवेलप बनता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल के जो एनवेलप है इसमें 3 स्ट्रक्चर अपीयर होती हैं, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रिया। फ्लैजिला कैसा है, मोटाइल है। फिम्ब्रिया कैसा है, नॉन मोटाइल है। पिलाई भी कैसी है, नॉन मोटाइल है। इस वजह से 3 लेयर हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम कर रही है। उसमें जो अपेंडेजेस होते हैं वो भी कितने हैं, 3 हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। हमने कहा था कि बाउंड कौन है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स होगा, आउटर बाउंड्री होगी। अंदर कौन होगा, न्यूक्लियस होता है। इसमें न्यूक्लियस होगा नहीं, तो बीच में जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा, साइटोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। मैक्सिमम जो एक्टिविटी है या मैक्सिमम जो सेल के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होती है वो कहाँ होंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी। तो साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग एब्सेंट होती है। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म घूमता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। न्यूक्लियस है नहीं तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होगी, एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो यानी कि सेप वैक्यूल भी क्या होता है, एब्सेंट होगा। पर एक्सेप्शनली क्या होगा, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर हुआ। तो यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, एब्सेंट होती है। वैक्यूल क्या होगा, एब्सेंट होगा क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। और सेप वैक्यूल एब्सेंट है तो उसकी जगह कौन है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट है। कुछ फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो गैस को रिलीज करते हैं, तो बबल्स की फॉर्म में ट्रैप हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, सेप वैक्यूल नहीं बोलकर क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल बोलते हैं। फिर हम प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके जीनोम की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर है वो किसका है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो प्रेजेंट का होगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर बाउंडेड मेम्ब्रेन वो तो क्या एब्सेंट है। वाइल्ड होता है, सर्कुलर होगा। इस वजह से किसको क्या कहते हैं, जहाँ जीनोम प्रेजेंट होता है उसको जीनोफोर बोलते हैं। जो मीजोसोम के साथ ही एसोसिएटेड होता है तो जीनोफोर हो गया। न्यूक्लियस की जगह पर प्रेजेंट है उसके जैसा है तो न्यूक्लियोइड हो गया। और इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, वेल डेवलप नहीं है, तो इस वजह से क्या कहेंगे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप की है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के साथ साथ अलग सेल मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होते हैं।
तो इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर कौन होगा, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है किसके अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल है, तो मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर क्या होंगे, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सिंगल क्रोमोसोम है, सर्कुलर डीएनए क्या होगा, प्रेजेंट होता है। हम फिर क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इसमें स्टोन क्या होगा, एब्सेंट होगा। स्टोन कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, यूकैरियोटिक सेल का है। उसकी जगह कुछ बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, उस बेसिक प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, पॉलीअमीन है, वो कौन होगा, डीएनए, और वो मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो कैसे है, नेक्ड है, यानी कि स्टोन क्या है, एब्सेंट है उसमें। तो इस वजह से जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जीनोम है वो क्या होगा, नेक्ड जीनोम कहलाता है। क्लियर है। नेक्ड का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। हाँ, कुछ जगह पर हम ये मान लेते हैं कि जो मेम्ब्रेन एब्सेंट है इस वजह से नेक्ड लिखा गया है, जबकि होता क्या है, स्टोन का प्रोटीन का एब्सेंट होना क्रोमोसोमल लेवल पे या क्रोमोसोम में स्टोन का एब्सेंट होना, यही क्या कहलाता है, नेक्ड डीएनए कहलाता है। क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में कौन होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा, और पॉजिटिव जो प्रोटीन है, इनकी पॉलीअमीन प्रोटीन है वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। बेसिक प्रोटीन होती हैं पर ये स्टोन से क्या होंगी, अलग होती हैं। तो सेल है, सेल में न्यूक्लियर मटेरियल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल हो गया, सेलुलर अपेंडेजेस हो गई। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की सभी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल जो डीएनए है उसके अलावा एक डीएनए का टुकड़ा और प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उस प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सर्कुलर डीएनए और प्लाज्मिड। सर्कुलर डीएनए का एक टुकड़ा है, एक्स्ट्रा कॉपी है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और जीनोमिक डीएनए, जो मेन फिजियोलॉजी की जो जीन प्रेजेंट होती है उसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए का टुकड़ा प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और सम स्पेसिफिक जो फिनोटाइपिक करेक्टर की जीन प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन की हो गई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो गई और फर्टिलिटी जीन हो गई। तो ये कुछ जीन्स क्या होती हैं, किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मिड का जो डिस्कशन है वो बुक में 2 से 3 जगह कर रखा है। डाइवर्सिटी आप पढ़ते हैं तब प्लाज्मिड पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल के लेवल पर हो गया। और यही क्या होगा, जब बायोटेक आप पढ़ते हैं तो कैरियर के तौर पे या वेक्टर के तौर पे किसको यूज़ किया जाता है, प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है। इस वजह से प्लाज्मिड के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सर्कुलर है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और आई साइट इसके ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि प्लाज्मिड के लिए। प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होगा कि एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है, इसका जो प्लाज्मिड है तो सेक्स पिलाई होती हैं, पिलाई ट्यूब होंगी, इसके थ्रू क्या होगा, दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स होते वो किसको दे रहा है, दूसरे वाले को, बैक्टीरिया को। इस वजह से दोनों को जोड़ने का काम या मेल जो फंक्शन है वो किसका है, ट्रांसफॉर्मेंट का, या हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर का। वेक्टर है, वेक्टर के तौर पे किसका काम में होता है, प्लाज्मिड का। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम है उसका काम क्या, प्रोटीन सिंथेसिस का है। हाँ, टाइप क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में टाइप क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का है। कौन सा मिलता है, 70S टाइप का, कौन सा 50S + 30S, 2 सबयूनिट है। और राइबोसोम है किससे मिलकर बना हुआ, rRNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसका साइज़ कितना होगा, 15 to 20 नैनोमीटर साइज़ होता है। और जो नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं तो एक जगह आकर क्या होते हैं, एक mRNA के ऊपर क्या होंगे, जुड़ जाते हैं ऐसे। तो लार्जर स्मॉलर सबयूनिट जुड़ गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉली राइबोसोमल कंडीशन। यानी कि जब एनर्जी या प्रोटीन की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होती है तो एक mRNA है उसके ऊपर मल्टीपल राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। इस वजह से इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉली राइबोसोमिक कंडीशन बोलते हैं।
ये मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। सिक्रेटरी प्रोटीन है। अगर ये फ्री फॉर्म साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होता है। तो पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोमिक जो कंडीशंस होती है वो ये होगी सिंगल एमआरएनए। सिंगल एमआरएनए के ऊपर क्या होगा, मल्टीपल राइबोसोम आकर अटैच हो गए। इस वजह से क्या होगा, जो डिमांड है प्रोटीन की उसको फिल कौन कर रहा है, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम बनना भी किसका करेक्टरिस्टिक्स है, प्रोकैरियोटिक सेल। अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसमें मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस हो गया, एब्सेंट हो गया, सर्कुलर वर्ड हो गया, प्लाज्मिड हो गया, पॉलीराइबोसोम हो गया। ये सभी वर्ड पर्टिकुलर किसके लिए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ स्टोर फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होती है, और इसमें क्या होगा, रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। तो रिजर्व फूड जो है वो क्या होगा, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, वो ग्रेन्यूल्स होंगे तो विदाउट मेम्ब्रेन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसमें ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट है, पर इसमें कौन नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, स्टोर फूड को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर हुआ। तो यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल में जिस सेलुलर ऑर्गेनल या सेलुलर टाइप स्ट्रक्चर्स का हमने डिस्कस किया है उनको हम डायग्राम के अंदर कंक्लूड करते हैं। देखिए, हम प्रोकैरियोटिक सेल जो है उस प्रोकैरियोटिक सेल को डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिए, सबसे जो बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर की जो लेयर है वो लेयर किसकी है, ग्लाइकोकैलिक्स की है। उसके अंदर जो लेयर है वो किसकी है, सेल वॉल की है। उसके अंदर जो लेयर है वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनता है, सेल एनवेलप बनता है। सेल एनवेलप है, इसको हम जब स्टेन करते हैं तो डाई को रिटेन करता है। इसी के बेसिस पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने क्लासीफाई किए हैं। यहीं पर सेलुलर अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है, जो मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। एक बेसल बॉडी हो गई, ये हुक हो गया, ये फिलामेंट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। मोटाइल लोकोमोशन में काम आता है। फिर ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सेल एनवेलप पे, जिसको हम क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं, नॉन मोटाइल है, जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में यूज़फुल होती है। फिर छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर हैं, थाउजेंड्स पर सेल्स हैं, तो इस कौन से, फिम्ब्रिया है, नॉन मोटाइल है, तो काम आती है अटैचमेंट, और अटैचमेंट में क्या है, सॉलिड सरफेस के साथ। सेल मेम्ब्रेन जो है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल तो क्या है, अब्सेंट है, और सेल ऑर्गेनल अब्सेंट है, इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल का जो फंक्शन के तौर पर सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो रहा है वो किसका काम है, मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन क्या होगा, अंदर की तरफ क्या हो रही है, इनफोल्ड हो रही है। ये मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ क्या हो गई, इसकी फोल्डिंग हो जाती है, मान लो ऐसे, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। और ये जो फंक्शन है वो किसकी तरह काम करना फंक्शन कर दिया है, किसी ना किसी सेल ऑर्गेनल की तरह। तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होने के बावजूद भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो गई, तो किसकी तरह काम कर रही है, सेल ऑर्गेनल की तरह। तो एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, सेल वॉल सिंथेसिस का काम हो गया, तो सभी जो फंक्शंस हैं, तो जैसे ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। मीजोसोम के साथ क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है किसका, बैक्टीरियल सेल का, वो अटैच होता है, तो इसको हम जीनोफोर, जीनोमिक, और हम क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और कुछ जगह पर क्या होगा, इनफोल्डिंग हुआ तो उसके अंदर क्या आ गए, पिगमेंट आ गए हैं, तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो किसके एनालॉगस वर्क कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट की तरह। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कुछ स्टोर फूड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा है, 70S है। तो 70S राइबोसोम है, उसकी सब यूनिट है कौन सी, 30 और 50। किस में काम आ रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन के। एक सिंगल mRNA के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोमिक कंडीशन बोलते हैं। ये कंडीशन दिख रही है वो कौन सी है, पॉलीराइबोसोमिक कंडीशन। जनरली
हम प्लांट में कहते हैं या हम अदर जैसे प्रोकैरियोटिक सेल की डायरेक्टली बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वैक्यूल क्या होगा, अब्सेंट होता है, पर गैस वैक्यूल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या होगा, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होगा तो बायोन्सी प्रोवाइड करेंगे, तो पानी में तैरने के लिए क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। और किससे प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं सेल को, कौन, गैस वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है। तो ये ओवरव्यू डायग्राम जो है वो डायग्राम किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल का है। और प्रोकैरियोटिक सेल से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल वो अदर टॉपिक से भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये हमने डिस्कस किया है एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोकैरियोटिक सेल को। इनिशियली हमने डिस्कस किया है डिस्कवरी को या जो साइंटिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन को। तो आशा करते हैं कि इस समय के दौरान आपको जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की होंगी वो आपको समझ में आई होंगी, और आई होप उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर हो और आप क्वालिफ़िकेशन की तरफ क्या हो, या एस्टेट जो क्वालिफाइड है उसकी तरफ क्या हो, आगे बढ़े। आपकी परीक्षा के लिए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करिए, बढ़िया करिए। और आपको अगर हमारा कंटेंट है वो आपको अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।